वेलकम इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा 10 to 20 फ्री मार्क्स विद सिंपल ट्रिक्स, बिल्कुल सही सुना है आपने और बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर एग्ज़ाम के अंदर ऐसा होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मेरिट बनने वाली है। इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे होते हैं जो हमें अपने ट्रिक्स और समथिंग कुछ इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं जिसमें हमारे मार्क्स भी बने और हम उन चीज़ों को ज़्यादा जान ना रहे हों, प्लस हमारा टाइम कम खराब हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्या एस्पेक्ट है, एक छोटा सा जनरल डिस्कशन बताता हूँ मैं आपको। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स आपके लिए क्या होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आपके लिए होंगी, सबसे पहले आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। टाइम कम रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, प्लस कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत सारी एक साथ आती हैं। हम नॉर्मल वे में जब घर में बैठ के कोई पेपर सॉल्व करते हैं इतना दिक्कत नहीं होती, बट एग्ज़ाम में बैठने के बाद माइंड बहुत सारे प्रोसेसिंग में होता है, बहुत तेज़ प्रोसेसिंग में होता है, तो बहुत सारे थॉट्स एकदम से आते हैं जिसको कंट्रोल करना होता है कि हाँ ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, बचना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड आस्पेक्ट क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर? हमारा प्रेशर, जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वेट डालता है हमारे ऊपर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं इस प्रेशर की वजह से। तो मैं वो भी चीज़ बताऊंगा आपको कि आखिर कितना टाइम किसी क्वेश्चन को देना है, कोई क्वेश्चन आता है तो कितने फास्ट निपटाना है, क्योंकि टाइम बचाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का अंदर। थर्ड चीज़ होगी आपके पास उस एग्ज़ाम में बैठने के बाद कन्फ्यूज़न। दो ऑप्शन एक जैसे लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दो चीज़ों को आपको लगेगा नहीं ये पहले या ये बाद में, या ये सही है ये गलत है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है कन्फ्यूज़न उस टाइम एग्ज़ाम में बैठने के बाद, ठीक है। और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है सही ऑप्शन और गलत ऑप्शन को चुनने में। और कहीं ना कहीं हमें इसी चीज़ में फंसने से बचाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर कि ये ट्रिक काम कैसे करेंगी आपके साथ एग्ज़ाम में, ये ट्रिक्स कैसे काम करेंगे और इनको आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी इसके अंदर? आपका अपना कॉन्फिडेंस और आपकी अपनी नॉलेज, ठीक है। अपनी चीज़ों को कैसे इकट्ठा करके लाएं तब ये काम करे, आराम से काम करेगा आपके लिए। और मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये रियल क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के, और मैंने उनको कैसे सॉल्व किया, बीच में एक दो एग्जांपल दिखाए भी है मैंने एग्ज़ाम में बैठ के कैसे सॉल्व किया उसको। क्योंकि अगर मैं सिर्फ हवा में ऐसे निकाल दूंगा तो आपको उस टाइम समझ नहीं आ पाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो मैंने एग्ज़ाम में खुद सॉल्व किया और दिखाया है मैंने कैसे किया है एग्ज़ाम में सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे इस वीडियो को। देखिए जैसे मैंने इसके अंदर कुछ जनरल टॉपिक्स लिए हुए हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, सबके लिए वीडियो बनी है। एग्जैक्टली कोई सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेता तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वालों के लिए होता और बाकी उसको समझ ना पाते। इसलिए कुछ जनरल क्वेश्चन उठाया मैंने, जो जीएस के क्वेश्चन बोले जाते हैं उनको मैंने उठाया है इसके अंदर, और उनसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे इससे आगे निकलना है। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में आया था, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पहले बताता हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आई थी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई थी, अल हिलाल जो ये न्यूज़पेपर है आपका, ये कब छपा था, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी एकदम से कि यार ये कब छपा था। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पढ़ें तो एक देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। सबसे इसने बोला है कि इनको डेट वाइज लगाना है चार ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन था इसमें करजन वाली की हत्या, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड दिया गया था वो कब दिया गया था। तीसरा था जो केसरी समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का, ये कब पब्लिश हुआ था। और चौथा था ये जो अल हिलाल है मैगज़ीन थी इनकी, अब्दुल कलाम की, ये अल हिलाल कब स्टार्ट हुई थी। अब इन चारों को ऑप्शंस के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि जो बाल गंगाधर तिलक का जो ये केसरी है ये बहुत पहले पब्लिश हो गया था, और ये मतलब आपका 19th सेंचुरी में पब्लिश हो चुका था, इतना मुझे कंफर्म था। मैंने अपने माइंड के अंदर कुछ बैरियर्स बनाए हुए थे कि 20 के बाद 19 के बाद ये हुआ, 19 से पहले ये हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये ऑप्शन ये तो बता रहा था कि ये थर्ड जो है सबसे फर्स्ट है। थर्ड को फर्स्ट लेने के बाद मेरे साथ ये हुआ, मैंने दो ऑप्शन को काट दिया। याद रखिए एग्जाम में बैठने के बाद आपको जो ऑप्शन समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल सही लग रहा है, उसको साथ रखिए और बाकी सबको काट दीजिए, ताकि बैरियर्स कम हो जाएंगे और माइंड को कम काम करना है। मुझे सिर्फ इन दो ऑप्शन पे काम करना था। अभी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे साथ सबसे सारी प्रॉब्लम ये आई थी कि अब्दुल कलाम का जो ये अल हिलाल है ये कब हुआ था, है ना। ये कब हुआ था, ये मुझे इन बाकी ऑप्शंस के साथ टिकने नहीं दे रहा था। बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक चीज़ उस टाइम ये चल रही थी, जैसे मैंने तैयारी में मैंने कहा था रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने कुछ जो एक क्रोनोलॉजी होती है
किसी भी चीज़ की, मैंने उसको दिमाग में रखा उस क्वेश्चन करते टाइम। मैंने यही सोचा वहाँ बैठ के एग्ज़ाम में कि यार मैंने अब्दुल कलाम के बारे में कब से पढ़ना शुरू किया, जिस भी बुक में मैंने पढ़ा अब्दुल कलाम कब मेरे किसी भी टॉपिक में आने शुरू हुए, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आया कि अब्दुल कलाम, मैंने कर्जन वाली की हत्या पहले पढ़ ली थी, मैंने खुदीराम बोस को पढ़ लिया था, बट अब्दुल कलाम तब तक नहीं आ पाए थे कहीं भी। मेरी जो न्यूज़ थी या जो कोई मैंने पढ़ा था उस टाइम, उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं को रिमेंबर नहीं कर पा रहा था कि अब्दुल कलाम इतने जल्दी आ चुके हैं। तो मैंने सिर्फ इतना ध्यान रखा कि मैं इस ऑप्शन को लास्ट लेता हूँ, मैंने इस ऑप्शन को लास्ट लिया। ठीक है, इस ऑप्शन को लास्ट लेने के साथ क्या हुआ, मैंने इसको टिक लगाया था, इस क्वेश्चन के इस आंसर को टिक लगाया था, सिर्फ ये दिमाग में रखे कि अब्दुल कलाम मुझे सबसे लास्ट में मिले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डेट मुझे उस टाइम याद नहीं आ रही थी इन दोनों की, क्योंकि बहुत नज़दीक डेट। देखो मैं आपको डेट बताता हूँ कितने नज़दीक यूज़ करते हैं एग्ज़ाम वाले। इन्होंने ये जो ये इवेंट था ये हो गया था 1 जुलाई 1909 को। ठीक है, ये 1 जुलाई 1909 को इवेंट हुआ था, और ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, अब आप देखिए कि इन्होंने इतना क्लोज टाइमिंग मेरे को दिया है क्वेश्चन के अंदर ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, बट मैंने क्या दिमाग लगाया है कि मैं इन दोनों में ना घुस के, क्योंकि बहुत क्लोज डेट्स थी और मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी पहले कौन हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने फोर्थ ऑप्शन को दिमाग में रखा कि मैंने इनके बारे में कब पढ़ा, तो मैंने सबसे लास्ट में इनके बारे में पढ़ा था, तो मैंने इसलिए सबसे लास्ट में इनको रखा। तो मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन के साथ, एक थर्ड और एक फोर्थ, इन 2 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन निकाला, और इसको ये क्वेश्चन मेरा सही था। मैंने जनरली ये क्वेश्चन लिए हुए जो मेरे सही निकले हैं वहाँ पे जाने के बाद, जो मेरी ट्रिक्स से। ये ट्रिक्स मैंने जो कॉपी की हुई है, मैं आपको बताता हूँ, एक जो सिविल सर्विसेज में यूज़ की जाती हैं ये ट्रिक्स। ठीक है, ये कॉपी मैंने वहाँ से कॉपी की हुई है और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इनको अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व कर पा रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था उस टाइम एग्ज़ाम में, तो ये था कि जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके जो अधिवेशन हुआ करते थे हर साल, ये कहाँ होते थे। अब देखिए एक चीज़ इसके अंदर दिखा रखी है, मेरठ, कानपुर, बनारस। मुझे इतना ज़रूर याद था कि मेरठ में लगभग लास्ट के आसपास हुआ था और एक बीच में भी हुआ था। तो मैं इस ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाह रहा था, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता, मैं इसके साथ नहीं जाना चाह रहा था। रीज़न क्या था, मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, लेकिन लखनऊ वाले में मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, क्योंकि इसमें उदारवादियों और उग्रवादियों, इन दोनों का जो मिलन हुआ था, जैसे बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो सुलह करवाई थी एनी बेसेंट ने और तिलक जी ने, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि ये इवेंट है ये लगभग 1916 में हुआ है, कंफर्म है मुझे। तो मैं सी ऑप्शन के साथ गया। सी ऑप्शन के साथ जब मैं गया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे सिर्फ सी में एक ही ऑप्शन मिला। मैंने इसी को टिक लगाया, मैंने बाकी किसी ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। रीज़न क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, तो आपको अगर एक भी ऑप्शन सही मिल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, सिर्फ उसको पकड़िए और निकल लीजिए आगे, अदरवाइज़ गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे आपके साथ। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया और मैं इसको लेके इसके साथ मैं आगे हुआ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। मैंने सिर्फ एक चीज़ को दिमाग में रखा, बाकी चीज़ को मैंने छोड़ दिया। टाइम कम है तो हमें उसी स्पीड से काम करना होगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए, है ना, इस टाइप की स्कीम क्वेश्चन में डाल दी है और अब आपसे पूछा गया है कि इनकी कौन सही मैचिंग है या नहीं है। अब आप एक चीज़ समझिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन एग्जामिनर को भी पता है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इतनी जल्दी आसान से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसके अंदर क्या ट्रिक लगाई है, और ये रियल एग्जाम्पल है मेरा आपके सामने, ये देखिए, ये पूरा एग्जाम्पल रियल है कि मैंने उस टाइम कैसे सॉल्व किया था। मैंने क्या किया, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं पहले तो। ठीक है, क्योंकि मुझे इनमें से एक चीज़ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको साइड में रखा। मैंने सिर्फ ऑप्शंस पे फोकस कर दिया। ये मेरे ऑप्शन है और मैं सिर्फ जाके इसी में फोकस कर रहा हूँ, और चीज़ में मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने देखा मैच हो रहे हैं कौन कौन से। 2 ए के साथ मैच हो रहा है, D 3 के साथ मैच हो रहा है, 2 को एक साथ दे रहा है ये, बट इन चीज़ों में मैच नहीं हो रहा। तो मैंने इसको सबसे पहले इन दोनों को कट कर दिया एग्जाम में, इन दोनों को कट किया। मेरे पास ऑप्शंस कम हो गए थे और मुझे ढूंढना कम पड़ेगा। अब मैंने इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आ रही थी कि इसके अंदर जो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था कि ये कार्यक्रम लगभग 1995 के आसपास चालू हुआ था। ठीक है, उस
एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, बट इतना तक कि 1995 के आसपास चालू हुआ था। और दूसरी मुझे कन्फ्यूज़न जो हो रही थी वो हो रही थी इसके अंदर, ये जो ग्राम स्वराज योजना है ये कब हुई थी, ये मुझे ये भी लगभग उसी के आसपास लग रही थी, बट इतना कंफर्म या दिमाग में आ रहा था कि 1995 के आसपास हुआ है। तो मैंने सी ऑप्शन जो था, सॉरी बी ऑप्शन जो था, इस बी ऑप्शन को दिमाग में रखा और इसको 1995 के साथ लिंक किया अपने दिमाग के अंदर कि नहीं मुझे ये दिमाग में रखना है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं डाउट था कि 1995 के आसपास ही सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्टार्ट हुई थी। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था और उसके अंदर ये निकल के आया था कि लगभग 30% पॉपुलेशन के आसपास हमारी उसमें जा रही है, मतलब जिनके पास बहुत कम आय के साधन है और उनके लिए हमें काम करना है। तो ये चीज़ मेरे सिर्फ दिमाग में थी, मैंने इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को साथ रखा और बी के साथ 1 लेने की कोशिश की। तो मैंने बी के साथ 1 लेने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे भी मैं सी के साथ 1 ले रहा था, बट मुझे उस टाइम डाउट आ रहा था कि नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है कि ये बी के साथ ये जो सामाजिक सहायता है ये 1995 के आसपास चला है। तो मैंने इसके साथ ऑप्शन रखा और इस क्वेश्चन को लेके इस ऑप्शन के साथ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही निकला था। तो इसलिए दिमाग में रखिए, आप पहले मैच कीजिए ऑप्शंस को इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आप चारों में से कुछ नहीं जानते तो आप सबसे पहले मैच कीजिए उन जो जैसी कंटिन्यू ए में 2 दिखा रहा है और यहाँ पे डी में 4 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है सॉरी। तो इन दोनों को अपने साथ रखिए, बाकी ऑप्शंस को कट कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको मैचिंग दिख रही होगी कि 2 2 और 3 3। तो मैंने इन 2 को रखा, बाकी को कट किया। इन 2 को इसमें ले जाके कट कर दीजिए। जैसे ए का 2 है तो मैंने ए के साथ 2 को मैच कर दिया, ये है ना, और डी के साथ 3 को मैच कर दिया। मैंने डी के साथ 3 को मैच कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये 2 ऑप्शन कट चुके हैं, है ना। अब बड़े सिंपल सी पिक्चर आपके सामने निकल के आई है कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम और ग्राम स्वराज, इन दो ऑप्शन में गेम खेलना है। तो इन दोनों के हिसाब से मुझे जो फर्स्ट लगा 1995, क्योंकि ये सामाजिक सहायता हमने पहले स्टार्ट कर दी थी और ग्राम स्वराज योजना इतना मुझे याद था कि लगभग 2000 के आसपास ये स्कीम थी। तो मैंने इसको सिंपल तरीके से निकल के करके सॉल्व मैं आगे निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में होता कि मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या कन्फ्यूजन मेरे साथ आई थी। और बहुत दिमाग यूज़ किया जाता है इन क्वेश्चंस को बनाने में एग्जामिनर के द्वारा। उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे मैंने क्या किया था एग्ज़ाम के अंदर, जैसे आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं ये रियल मेरी एग्ज़ाम शीट है जो मैंने वहाँ पे दिया था और ये उसी में ये पेंसिल्स के टिक लगे हुए हैं उसी टाइम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, मुझे इतना इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना दिमाग में याद आ रहा था कि जो कहीं ना कहीं मुझे इतना याद था कि जो रस, जैसे पेंसिल का निशान लगा हुआ है, रस जो है, मैं कैसे किसी चीज़ को याद करता हूँ, मैंने रस को श्री के साथ लिंक किया होता है, रस श्री, ठीक है। तो मुझे एग्जाम में देखने के बाद दिमाग में आया कि हाँ रस को मैंने श्री के साथ लिंक किया हुआ, तो रस श्री के साथ जाएगा, तो यानी बी के साथ 4 जाएगा। तो जब मैंने बी के साथ 4 को रखा तो देखिए आप 2 ऑप्शन बचे, बाकी 2 मैंने कट कर दिए इसमें, ये भी कट ये भी कट, दोनों पेंसिल से कट कर दिया आपके सामने। कट करने के बाद अभी देखिए मैं कहाँ फंसा जाके इस क्वेश्चन में मेरे साथ प्रॉब्लम आई कि मैंने याद किया हुआ था राग के साथ सोम, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे राग के 2 ऑप्शन दिए, देखिए एक ये लगा पेंसिल का निशान और एक ये लगा हुआ है पेंसिल का निशान उस टाइम। तो मैंने राग के साथ सोम किया। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं राग माला के साथ सोमनाथ को साथ टिक करूँ या राग विबोध के साथ सोमनाथ को टिक करूँ। बट कहीं ना कहीं मैंने जब कोई भी चीज़ मैं अपने साथ लिंक करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, लिंक आप भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसको लिंक कीजिए किसी वर्ड के साथ, ताकि आपके समझ में आ पाए कि आपका दिमाग काम कैसे कर रहा है। और एग्ज़ाम में या जाने के बाद ये चीज़ बहुत काम आती है। मेरे साथ क्या ऑप्शन था, मैंने क्या टिक मारा इसके अंदर, देखिए मैंने क्या किया, मुझे इतना तो याद था कि राग के साथ मैंने सोम को टिक किया था। बट मैंने कहीं ना कहीं, जैसे मैंने दिमाग में लिंक बनाया था कि सोम पी के राग गाया गया, बट मैंने कहीं ना कहीं भी मैंने अपने दिमाग में ये ऑप्शन नहीं लगाया था कि उसने माला भी पहनी थी। मैं इसी तरीके से लिंक करता हूँ किसी भी चीज़ को। मैंने क्या किया, मैंने सोम के साथ राग रखा, बट माला मुझे कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि माला का नाम का ऑप्शन मैंने कहीं यूज़ किया ही नहीं है कहीं पे भी। तो जब मैंने माला ही यूज़ नहीं करी है तो मैं इसके साथ क्यों जाऊँ। मैंने क्या किया, राग विबोध को ही अपने साथ रखा और मैंने ए टिक लगाया। देखिए सी का 1, यहाँ पे सी का 1 है और ये ऑप्शन बिल्कुल सही था मेरा। तो अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें अगर डिफिकल्ट हैं बहुत ज़्यादा तो उनको लिंक कर दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, सोम ने राग गाया, सोम पी के राग गाया, ठीक है। और जब रस कौमुदी था, जैसे रस था तो रस श्री था, तो मैंने श्री रस करके इसको याद किया था। तो श्री रस के साथ मेरे को यहाँ मैच हो गया, राग विबोध के साथ मेरे यहाँ मैच हुआ, क्योंकि मैंने माला वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया था याद करने के टाइम पे। तो मैंने माला को साइड रखा और मैंने इसके साथ ऑप्शन टिक करके आगे निकला। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको किया। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक चीज़ आता हूँ, पहले ये करते हैं नीचे वाला। ये क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। आप एक चीज़ समझिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, आपको लगेगा ये क्वेश्चन मुझे आता है या मैं इसको कर दूंगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके अंदर।
जो आता है उसमें टाइम बचाना है, जो नहीं आता उसमें टाइम लगाना है। तो आप क्या करेंगे, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी जहाँ लिखा हुआ है तो ये बोलता है कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, यानी वहाँ पे कौन सी है इनमें से पहाड़ियों में से। अब आप देखिए अन्नामलाई जो है ये साउथ की पहाड़ी है, तो आप बार बार मत ढूंढिए, सिर्फ 3 नंबर को काट दीजिए। आपको पता है कि अन्नामला साउथ की पहाड़ी है, तो आप 3 नंबर को काट दीजिए। मैंने 3 नंबर यहाँ काटा, आप देखिए पेंसिल के निशान लगे हुए हैं, ये पेंसिल के निशान सिर्फ इसी वजह से लगे हुए हैं। मैंने 3 को यहाँ काटा, मैंने 3 को यहाँ काटा, और यहाँ पे भी 3 था, मैंने इसको भी काटा। आंसर सिर्फ 1 निकला आया और मैंने इसको टिक लगा के निकल के आ गए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, बहुत फास्ट ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो इसलिए ऑड वन को निकालिए इसके अंदर। अगर आप ऑड वन को चूज़ कर लेते हैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी ऑड वन वालों को काटिए, जिसमें ये नंबर आया वो काटिए, जो है बचा उसको साथ लेके निकल लीजिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज़ देखिए, मेरे को 1-2 ऑप्शन याद थे और 1-2 ऑप्शन मुझे याद नहीं थे, तो जो मुझे ऑप्शन याद थे मैंने सिर्फ उसी से काम चलाने की कोशिश की है। अब जैसे मुझे इसमें याद था, ये क्रांतियों के बारे में पूछा हुआ है, तो मुझे सिर्फ इतना याद था कि जो ब्लैक क्रांति है ना, ये पेट्रोलियम के क्षेत्र में हुई है, ये वाली ये पेट्रोलियम के क्षेत्र में हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने डी को 3 के साथ रखा, डी को 3 के साथ रखा, मेरे 2 ऑप्शन अपने आप कट हो गए। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में ही बैठ कर सॉल्व किया और यहीं पे कट मारा, वहीं का वहीं कट मारा हुआ है, इसलिए मैंने रब की नहीं किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैंने 2 ऑप्शन को कट किया, 2 ऑप्शन कट करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा अब सी का 1 लगाना था, तो वो मुझे कंफर्म हो गया, मैंने ये सी का 1 लगा दिया देखिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये 2 बचे। अब बी में ये क्या बोलता है 2 और 4, और ए में 4 2, यानी यहाँ पे ये घुमा रहा है सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे दिमाग में रखा कि जो ग्रे क्रांति थी, है ना, ग्रे क्रांति कहीं ना कहीं उर्वरक से ले संबंधित थी, क्योंकि ग्रे क्रांति आपकी कहीं पे भी बागवानी वर्ड के लिए यूज़ ही नहीं हुई है, ठीक है। बागवानी में आप या तो हरा होगा, है ना, या फिर शहद क्या बोलते हैं स्वर्ण रंग का होता है, तो वहाँ होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रे क्रांति को उर्वरक के साथ जोड़ा और गोल्डन क्रांति को बागवानी के साथ जोड़ा, वही सेम मैंने यहाँ पे किया और मैंने ऑप्शन निकाले अपने, ठीक है। तो चीज़ें लिंक कीजिए अपने दिमाग के अंदर, जो ज़्यादा मैच कर रहा है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले जो इस टाइप के होते हैं, जैसे 3 और 3 मैच कर रहे हैं आपस में, 1 और 1 मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल आंसर होगा। तो बाकियों को कट कीजिए और सिर्फ इन 2 ऑप्शंस पे दिमाग लगाइए, बाकी पे लगाइए मत, टाइम सेव होगा आपका, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन किया हुआ है। मुझे सिर्फ ये पता था कि एम एस स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे, तो मैंने एक ऐसा 3 ढूंढा इसमें, सिर्फ मैंने एक ऐसा 3 ढूंढा, मुझे आंसर मिला और मैं आगे निकल गया। बाकी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, फटाफट क्वेश्चन निपटाना है, टाइम कम होता है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि जो पंचायती राज सिस्टम था उसके अंदर समितियाँ बनी थी, जो वो समितियाँ बनी थी वो पहले कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, ठीक है। मुझे इतना कन्फर्म था कि सबसे पहले अगर कोई भी समिति बनी है तो उसमें बलवंत राय का नाम आएगा, ठीक है। सन्नी देओल की मूवी है, ठीक है, उस मूवी में बार बार वो बलवंत राय यूज़ करता है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में वो सेट किया था, ठीक है, कि बलवंत राय सबसे पहले आएगा पंचायतों के लड़ने के लिए, ठीक है, और सनी देओल फिर उनको बचाने आएगा। तो इस टाइप से मैंने अपने दिमाग में लिंक बनाया था एक छोटा सा, और उस लिंक के साथ मैं इसमें गया। मुझे पता था कि बलवंत राय समिति जो है वो 1957 में, यानी 1957 क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये आई है, इसमें डेट देखिए सबसे पहले 1957 ही आ रही है। तो मैंने ए के साथ 1 को रखा, ए के साथ 1 का रखा, मैं निकल के आ गई। मैंने बाकी चीज़ को सॉल्व ही नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि रीज़न क्या, मुझे टाइम बचाना है। जो हार्ड क्वेश्चन आ गया मैं वहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी वो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर जब मैंने पढ़ा ये 1857 की क्रांति जहाँ अलग अलग जगह पे हुई है, और प्लस उनका एरिया कौन सा था। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे क्वेश्चन में आप में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे लिए उस टाइम नया था, एग्जाम में बैठ के मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने ये मेरे लिए नया था, ये मुझे कहीं पे भी याद नहीं आ रहा था वक्त खां का। तो मैंने क्या किया, मुझे इतना कंफर्म था कि नाना साहब जो हैं वो कानपुर के लड़े थे, ठीक है। तो डी का 2 लिया मैंने, यहाँ पे लिया। तो मैं जब डी के 2 के साथ गया तो मेरे बाकी ऑप्शन मेरे कट हो गए हैं, ये देखिए, ये मैं डी का 2 के साथ गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन में मुझे लड़ाई करनी है, और उसका मतलब ये क्या बोले, जैसे डी का 2 बोल दिया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकें। मैं हार्ड के साथ समझा दूंगा तो शायद से अप्लाई करने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब मैं देखिए डी के साथ 2 गया और ये ए के साथ 4 को बोल रहा है, तो मैंने ए के साथ 4 को लगा दिया, ठीक है। अब आप देखिए कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, ये 2 नाम बचे हैं। अब आप सिंपल, जो मेरे दिमाग में उस टाइम टिका रही थी, कहीं ना कहीं अवध जो था वो मुस्लिम एरिया था,
ठीक है, मुस्लिम से ही राजा थे वहाँ पे अवध में, जितने वहाँ के नवाब हुए हैं अवध के। तो कहीं ना कहीं वो कुंवर सिंह वर्ड तो मैच नहीं करेगा, इसलिए मैंने जो मौलवी अहमदुल्ला था उनको अवध के साथ जोड़ लिया, यानी मैंने बी के साथ वन लिया, मैंने बी के साथ इसमें वन को ले लिया। ये मेरा बी के साथ वन को जा रहा हूँ मैं लेके। जब मैं बी के साथ वन को गया तो इसका मतलब मुझे ये ऑप्शन सही लगा, ये मेरा पहले से मैच, ये देखिए ये मैंने बी के साथ मैच कर दिया, ये मेरा बी के साथ वन मैच हुआ, तो मैंने इसको टिक लगाया और मैं आगे निकला। इम्पॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के अंदर, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन ट्रिक्स के साथ आप जब काम करते हैं, जैसे ये ट्रिक्स में यही है कि आपने जो फालतू थे उनको कट किया, अब आपको दिमाग कम लगाना है, इन्हीं ऑप्शंस के साथ आपको आगे निकलना है और कंप्लीटली इसको कवर करते जाना है क्वेश्चंस को। ऐसा ना हो कि आप फंसे रह जाएं उस चारों के बीच में लड़ाई लड़ते रह जाएं, नहीं, आपको सिंपल बनाना है अपने लिए। फटाफट जो ऑड आपके ऑप्शन है उनको कट कीजिए, जो आपको लगता है ये इवन मेरे लिए सही है उनको टिक मारिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, एग्जाम में बैठने के बाद टाइम कम मिलेगा, आप इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए अपने माइंड के अंदर। वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट ऑप्शंस को चूज़ करने का तरीका समझिए। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है आपके सामने है, देखिए ये रियल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे हवा में नहीं उठाया हुआ, सब एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इनको ध्यान देखिए। ऑड में ध्यान, जैसे इसमें देखिए 2 एक साथ चल रहा है, 4 एक साथ चल रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप इसमें इस तरीके से उठा सकते हो, क्योंकि किसी ऑप्शन में इतनी मैचिंग नहीं हो रही है, सिर्फ इसमें मैचिंग हो रही है 2 और 4, यहाँ पे 3 हो रही है, बट बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तो मैंने इसलिए एक दिमाग ये भी यूज़ करना है अपना एग्जाम के अंदर, ऑप्शंस को ध्यान में रख के तब क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलो मिलिए, मैं और कुछ नए टॉपिक्स के साथ और स्पोर्ट्स के टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ आपसे पास, और फर्दर चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।